सप्ताह नई संसद में सियासी घमासान देखने को मिला। जहां महिला आरक्षण कानून का दांव मोदी सरकार की ओर से खेला गया, तो वहीं विपक्ष ने ओबीसी वोट बैंक का कार्ड खेला है। इस जंग के बीच संसद से शर्मसार करने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने सारी मर्यादाएं लांघ ली हैं। संसद सत्र में चर्चा के दौरान रमेश विधुड़ी ने बीएसपी सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वो भूल गए कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। वो भूल गए कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हुए हैं। भाषा ऐसी कि हम आपको सुना भी नहीं सकते, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विपक्ष के हमलों के बीच अब बीजेपी भी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि जिस भाषा को खुद बीजेपी भी गलत मान रही है, उस भाषा को लेकर विधोड़ी पर एक्शन के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति क्यों हो रही है? सिर्फ जवाब मांगकर मामले को क्यों टाला जा रहा है? आखिर कब सख्त एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाएगा? कब विधोड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई? ये रिपोर्ट देखिए। अगर रमेश विधुड़ी जी का कल का ये भाषण हेट स्पीच नहीं है, तो और क्या हेट स्पीच होगी? ये तो मतलब पार्टी पर कलंक है। ये निंदनीय है। हम लोग इस तरह के बयान का घोर भर्त्सना हमारी पार्टी को। विधुड़ी जैसे लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। एवरीबॉडी सेइंग चलता है, चलता है, चलता है, राइट? सो दिस इज बियॉन्ड शेमफुल। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। ये विशेष सत्र आधी आबादी के लिए ऐतिहासिक और बेहद खास साबित हुआ। लेकिन इस सत्र के दौरान एक बयान ने अलग ही विवाद पैदा कर दिया। लोकसभा में रमेश विधुड़ी के बयान ने विपक्षी दलों को हमले का मौका दे दिया, और बयान भी ऐसा कि न तो हम आपको सुना सकते हैं और न ही शब्दों में बता सकते हैं, क्योंकि इस बयान ने माननीय की गरिमा को तार तार करके रख दिया। बीजेपी सांसद के आचरण को कटघरे में खड़ा कर दिया। हैरानी की बात यह भी है कि जिस वक्त रमेश विधुड़ी बीएसपी सांसद पर शर्मनाक टिप्पणी कर रहे थे, वहां बैठे कई नेता हंस रहे थे। इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्डा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनको सस्पेंड किया गया। और विधुड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए। भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश विधुड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल रमेश विधुड़ी की भाषा पर सवाल कर रहे हैं। अमर्यादित बयान को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं तो विधुड़ी जी को इसके लिए दोषी मानता ही नहीं हूं। मैं इसलिए दोषी नहीं मानता हूं कि इस तरह की जुबान को शह कौन दे रहा है, कौन सी पार्टी दे रही है। मैं दुखी जरूर हूं एक सांसद के रूप में, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और इसी में आप इस प्रकरण को समझिए कि एक सांसद अपने फेलो सांसद के लिए किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। भद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है, और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दरअसल रमेश विधुड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे। तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने टिप्पणी की। इस पर रमेश विधुड़ी इतना भड़क गए कि शब्दों की न्यूनतम मर्यादा तक भूल गए। दानिश अली को सदन के भीतर ही भला बुरा कहने लगे। अगर रमेश विधुड़ी जी का कल का ये भाषण हेट स्पीच नहीं है, तो और क्या हेट स्पीच होगी?
आप ही बता सकते हैं। आप मांग क्या कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर से? मांग हमारी है, प्रिविलेज हमने दिया है, अब लोकसभा स्पीकर पर निर्भर करता है। हमने तो इसी सदन में देखा है कि नेता विपक्ष को भी जो है 10 मिनट के अंदर रेजोल्यूशन ला के सस्पेंड कर दिया गया था। दूसरे सदन के अभी 2 नेता सस्पेंड है। हमला बीएसपी के मुस्लिम सांसद पर था, टिप्पणी भी धर्म को लेकर थी, लिहाजा ओवैसी ने भी विधुड़ी की टिप्पणी के बहाने बीजेपी पर तंज करते देर नहीं लगाई। सोशल साइट पर ओवैसी ने लिखा, भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिलता जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। रमेश बिधूड़ी के बयान के दौरान ही संसद में हंगामा शुरू हो गया था। विवाद बढ़ता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान पर खेद जताया था। जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी इस पर माफी मांगी है, इज एक्सप्रेस रिग्रेट, एंड आई थिंक इन एनी सिविलाइज्ड डिस्कोर्स ऐसी लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। पर उस पर वी हैव एक्सप्रेस रिग्रेट, और मुझे लगता है पार्टी की तरफ से भी जो भी कार्रवाई करेगी, पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी, पक्का। लेकिन इस खेद के बाद भी हंगामा नहीं थमा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मामले पर नाराजगी जताते हुए रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी। इस बीच बीजेपी ने भी रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। साफ है कि रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बोल ने विपक्ष को बीजेपी पर हल्ला बोल का बड़ा मौका दे दिया है। विपक्षी नेता बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। जिस तरह से विरोधी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, उससे साफ है कि ये हंगामा जल्द थमने वाला नहीं है। सवाल ये भी है कि चेतावनी के बाद क्या ऐसे बयानों पर रोक लग सकेगी? नफरत वाली बोली फिर सदन में सुनाई नहीं देगी? दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। सियासी एजेंडा अपनी जगह, लेकिन एक सांसद की भाषा का यह स्तर संसद की गरिमा पर चोट है। अब देखना है कि माननीय पर कड़ी कार्रवाई होती है या फिर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति का ही खेल चलता है। वैसे जिस संसद में विधूड़ी अपनी भाषा की मर्यादा भूले, उसी संसद ने अपने विशेष सत्र को ऐतिहासिक भी बनाया, जहां महिला आरक्षण बिल पास हुआ। लेकिन इस बिल का पूरा खेल 2024 की सियासत की नींव है, क्योंकि ये सबसे बड़े वोट बैंक आधी आबादी की लड़ाई है। जहां बीजेपी इस पर वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष इस बिल को मुद्दा बनाकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गया है। ये 2024 की लड़ाई है, लड़ाई क्रेडिट की है। सवाल देश की आधी आबादी का है, सवाल देश के सबसे बड़े वोट बैंक का है, जिसे लेकर 2024 की जंग लड़ी जानी है। ऐसे में संसद ने महिला आरक्षण कानून लाकर इतिहास रचा तो लड़ाई क्रेडिट की शुरू हो गई। लेकिन जिस बिल के लिए बीजेपी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, जिस बिल के साथ नई संसद का शुभारंभ हुआ, उस कानून पर अपनी पीठ थपथपाने का पूरा रोड मैप तैयार किया, जहां प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दम भरा। देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई, और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आप
आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की वोट की ताकत का जिक्र किया तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूले। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। आखिर महिलाओं के बीच पूर्ण बहुमत की बात करने की एक वजह देश में महिलाओं के वोट की बढ़ती ताकत है, जिसे बीजेपी का साइलेंट वोटर भी माना जाता है। 2004 में करीब 53% महिलाओं ने वोट डाला, जो कि 2014 में करीब 65% तक पहुंच गया। और इसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे और 2019 में महिला वोटर करीब 67% पड़ा। सबसे बड़ी बात, महिलाओं का बीजेपी की तरफ रुझान भी बढ़ा। 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, तो वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36% तक पहुंच गया। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष विरोध में तो नहीं आया, लेकिन आरक्षण में ओबीसी को लेकर सवाल कर रहा है। तो ये 31 को डाल रहे हैं। डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है और कास्ट सेंसस की जरूरत है, क्योंकि उसको समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते। लोगों ने बाहर जाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, उन्हीं विपक्षी दलों को अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी के बिल का समर्थन करना पड़ा। वो जानते थे कि जनता जनार्दन आज इस विकासशील देश में संविधान की अनुच्छेदों को स्वयं पढ़ सकते हैं। वो जानते हैं कि अनुच्छेद 82 में आर्टिकल 82 में क्या व्यवस्था है पिटीशन की, सीटों की एडजस्टमेंट की। वो जानते हैं कि संविधान में ओबीसी का प्रावधान नहीं है, फिर भी इस प्रकार का भ्रम फैलाना चाह रहे थे। राहुल गांधी बिल की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है और दो मुद्दों से बीजेपी घबराती है, डिस्ट्रैक्ट कराना चाहती है और ये रिलेटेड हैं। एक है अदानी जी, जो देश का पूरा धन अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और दूसरा कास्ट सेंसस। तो ये रिलेटेड चीजें हैं और इन दोनों बटन को जब मैं दबाता हूं, जैसे यूं दबाता हूं, बीजेपी एकदम जंप करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि वो जो ओबीसी कम्युनिटी है, सचमुच में उनको पावर नहीं देना। अब विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल के बीच ओबीसी कार्ड खेला है। इसकी एक बड़ी वजह ओबीसी वोटर्स का बीजेपी की ओर बढ़ता रुझान है। 2009 में जब यूपीए सरकार में आई थी तो कांग्रेस को 24% ओबीसी वोटरों का साथ मिला था, जबकि बीजेपी के साथ 22% ओबीसी वोटर गए। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री के ऐलान के साथ ही ओबीसी वोटर का रुझान बीजेपी की ओर तेजी से बढ़ा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ करीब 34% ओबीसी वोटर आ गए, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा घटकर 15% तक पहुंच गया। 2019 में यह आंकड़ा और बढ़ा और वोटरों की संख्या 44% तक पहुंच गई, यानी 2009 से ठीक डबल। वहीं इस बार कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के ओबीसी वोटर में एक बड़ी सेंधमारी की गई। लड़ाई 2024 की है। ऐसे में सारे समीकरणों के हिसाब से हर पार्टी अपना एजेंडा सेट कर रही है। आज तक ब्यूरो।